In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, myself, Tayyib Raza, a student of renowned University of Pakistan, National Medical University, Multan. In today's video, I will tell you one of the best plan which can be followed during the last month before the MDCAT examination. By using this formula, you can increase your marks up to 190. If you are aiming for 180, you can increase your marks up to 190 by just using this formula. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द टाइम टेबल. अच्छा, टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि एक वेरिएबल चीज़ है. बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि लाइक MDCAT के लिए एक अच्छा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, लेकिन ये टाइम टेबल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट पे कितना अच्छे हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा वीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो माइट पॉसिबल मेरे लिए बायोलॉजी ज़्यादा वीक है, आपके लिए फिजिक्स ज़्यादा वीक हो, किसी तीसरे के लिए केमिस्ट्री ज़्यादा वीक हो. सो आपने टाइम टेबल को इस तरह सेट करना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको जानते हैं कि उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, आपको जस्ट एक किस्म की फास्ट रिवीजन देने की ज़रूरत है, वो अपने लास्ट 7 डेज में भी आप कर सकते हैं. आप उस सब्जेक्ट को कम टाइम दें, और वो सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है और अल्टीमेटली आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे आपकी खुद एक सेल्फ इवैल्यूएशन हो रही होती है कि कौन सा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं. आपके अकेडमीज़ के अंदर इन दिनों डिफरेंट टेस्ट चल रहे होंगे और उन टेस्ट के मार्क्स से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी. ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं. सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट इन विच यू आर वीक. जिस सब्जेक्ट में आपको मसला आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम दें, और ये आपने खुद डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा टाइम देना है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन मसला ये होता है कि वो अपना एक टाइम टेबल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन टाइम टेबल सेट करने के बाद उस टाइम टेबल को फॉलो करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ये चीज़ डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमने 6 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन उस दौरान अपनी फैमिली के अंदर उनको इतनी डिस्ट्रैक्शंस मिलती हैं और मल्टीपल ऐसी जगह मिल जाती हैं लाइक कि ऐसा होता है कि वो अपने काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे होते. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने टाइम टेबल बना लिया है तो उस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ऐसी जगह ढूंढें कि जहां आपको किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको किसी किस्म की फैमिली डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नॉइस डिस्ट्रैक्शन ना हो. उस टाइम टेबल को आपने कंप्लीटली तौर पे इम्प्लीमेंट करना है. इफ यू हैव given 7 hours in your timetable for a specific subject, you have to follow and you have to implement on yourself. This is the most important key to the success. Another important thing is practice. अभी तक आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इवन आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, आपने इनका एक टेक्स्ट तो कर लिया होगा, इसके कॉन्सेप्ट्स भी आपने अच्छे से ले लिए होंगे. लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो कि MDCAT स्टूडेंट्स के दरमियान देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट होता है लेकिन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा होता. एंड ये चीज़ आपको समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक कॉमन प्रोवर्ब है. आप जानते हैं कि लाइक जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आती है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है. आपने अपने अगर सिलेबस को रिव्यू किया हो तो PMC का भी ये कहना है कि आपके 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि डायरेक्ट नॉलेज बेस होंगे, लेकिन 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि एप्लीकेबल है, जिसमें आपका एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट देखा जाएगा. लाइक अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा है, कॉन्सेप्ट सीखा है, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर पाते हैं कि नहीं. और यही 30% एरिया होता है कि जहां स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होते हैं. लाइक डायरेक्ट लाइनें जो आ जाती हैं किताब में, बच्चे उन्हें कहते हैं एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट वही होता है लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बारे में उन्होंने पूछा होता है तो बच्चे वहां जाके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा. लाइक अगर आपने एक ट्रांसक्रिप्शन के मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है, ये होता है, ये चीज रिक्वायर्ड है, तो वो आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है कि a scientist is working on a project and he has done with the transcription, and ट्रांसक्रिप्शन के अंदर उसको एक ऐसे प्रोटीन की जरूरत है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराती है. तो अगर आप वो साइंटिस्ट होते तो आप वो कौन सी प्रोटीन को आप प्रेफर करते. अब आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन कौन स्टार्ट कराता है, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट बना दी, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन बना दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगेन कॉन्सेप्ट वही है. आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन से पहले इनकाउंटर करेंगे, तो एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे. सो डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एस द MDCAT एग्जाम. ऑलराइट. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसला जो होता है कि स्टूडेंट
टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस और टेस्ट के दौरान मल्टीपल क्वेश्चंस उनके गलत भी हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, अपने टीचर से डिस्कस नहीं करते, अपने फेलो से डिस्कस नहीं करते, और वही क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आ जाता है तो फिर उस टाइम वो पछताते हैं कि काश हमने इसको डिस्कस कर लिया होता, हमें इसका राइट आंसर पता होता, इसका कॉन्सेप्ट पता होता तो आज गलत ना होता। सो ये अपनी आदत बना लें कि जब भी आपका अगर कोई एमसीक्यूज गलत हो रहा है तो उसको डिस्कस करें और टेक होम मैसेज लेके जाएं। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डाइट एंड स्लीप। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इस कदर नर्वस हो जाते हैं और एमडी कैट के लास्ट डेज में तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं और अपनी डाइट पे कंप्रोमाइज करते हैं, अपनी स्लीपिंग आवर्स पे कंप्रोमाइज करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी पूरी करनी है और अच्छी डाइट लेनी है। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो कि हॉस्टलाइट्स है और किसी हॉस्टल में रह के वो अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी डाइट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप अच्छी डाइट ले, अगर आपका अच्छी डाइट लेके तभी आपका माइंड फ्रेश होगा। अगर आप अपने स्लीपिंग आवर्स को मेंटेन करेंगे तभी आप अच्छी आउटपुट दे सकेंगे। आपकी एफिशिएंसी सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के साथ साथ आपको रिलैक्सेशन की भी जरूरत है। एंड यू नो, अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा, आप अच्छे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकेंगे और फाइनली एग्जाम में भी अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। स्टार्ट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो कवर हो चुका, आपने अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को गेन कर लिया। अब वो वक्त है कि जिसमें आपने फास्ट रिवीजन करनी है। आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से पड़ी है। मैं किसी टाइम भी आपसे पूछूं द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज कार्ड, आप बता देंगे सर। ये ऐसी चीज है जिसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, और हाई शील्ड चीजें जो आपको पता है कि ये मुझे भूल जाती हैं उन्हें रिवाइज करें। इंस्टेड कि आप हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को रिवाइज करें, सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप फास्टली रिवाइज करें जिनको आप भूल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ डिस्कस करना जरूरी समझूंगा कि अब आपको पता है कि डिफरेंट अकेडमीज के अंदर आपके FLPs, फुल लेंथ पेपर, हाफ बुक के पेपर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अकेडमीज नहीं भी ज्वाइन की उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी अकेडमीज के FLPs, हाफ बुक टेस्ट आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। सो उन हाफ बुक टेस्ट को, उन फुल बुक टेस्ट को आप लाजमी अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है इट्स ओके, जो नहीं समझ आ रहा, जो गलत है उसको डिस्कस करें, बुक से सर्च आउट करें, क्योंकि ये सारे के सारे FLPs जो है आपके पास्ट पेपर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। डिफरेंट अकेडमीज जो पास्ट पेपर्स है UHS के, PMC के, PFDC के, वहीं से एक्सट्रैक्ट करके आपके फुल लेंथ पेपर और हाफ बुक पेपर्स बनाते हैं। और चूंकि एक लिमिटेड सा क्वेश्चन बैंक होता है, उस लिमिटेड क्वेश्चन बैंक से ही आपकी हायर अथॉरिटीज बार बार पेपर बनाती हैं। सो अगर आप इन टेस्ट को अच्छे से कर लेते हैं, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं भी है, तो आप सिंपल इन टेस्ट को अगर अच्छे से कर लेते हैं और हर MCQs को अच्छे से डिस्कस करते हैं तो इंशाल्लाह यू कैन एस मोर देन 170 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बिलीफ सिस्टम। अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, क्योंकि दवा तो वो है जो आपने ऑलमोस्ट कर लिया है और आप करेंगे भी। अब दवा के साथ साथ दुआ का भी सहारा लें, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए दुआएं करें, अपने टीचर से दुआएं लें, अपने साथियों के साथ आप अच्छा बिहेव करें, उनसे दुआएं लें और खुद दुआएं करें। ये वो वक्त है कि जिसमें आपको अल्लाह से डील करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आप मुझे इस एमडी कैट में कामयाब करवा देते हैं, मैं MBBS में चला जाता हूं, तो मैं कल को जाके इस ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगा। अपने साथ ये वादा करे, अल्लाह से वादा करे, अल्लाह से डील करे, और जो अल्लाह से डील करता है वो कभी नाकाम नहीं होता और अल्लाह आपके साथ हमेशा डील करने को राजी होता है। अल्लाह से दुआओं से काम लें, इंशाल्लाह आप एमडी कैट में अच्छा स्कोर करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको अपने जूनियर और मल्टीपल अदर कॉलेजेस के अंदर देखेंगे एज ए MBBS स्टूडेंट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर एमडी कैट। Thank you so much.